हाँ, फ्रांसीसी क्रांति में उस समय के वहाँ के जो कुछ सोशल थिंकर थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, जैसे लॉके, रूसो, इसके अलावा मोंटेस्क्यू। इन लोगों ने अपने थिंकिंग के द्वारा, अपने बुक के द्वारा, अपने क्या कहते हैं थीसिस के द्वारा लोगों को प्रभावित किया। जैसे लॉके ने अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कहा था कि राजा जो का दैवी और निरंकुश अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि राजा जो है देवता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उनके ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। इसी तरह रूसो ने उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजा के बीच में और प्रतिनिधियों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक अनुबंध होना चाहिए, एक तरह से एक संबंध होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में इस तरह की सरकार की रचना की वकालत की जिसमें विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका हो, यानी कि जिसमें लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो और जुडिशरी हो। और जब अमेरिका के 13 उपनिवेश इंग्लैंड से आज़ाद हो गया तो वहाँ पर उन्हीं के इसी आधार पर जो है वहाँ पर सरकार, इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर थे उनको भी इससे बहुत प्रेरणा मिली कि हमारी सरकार भी इसी तरह की होनी चाहिए। ये दार्शनिक लोग जो अपने अपने थिंकिंग दिए थे, अपने अपने विचार दिए थे, उस पर फ्रांस में गर्मा गर्म बहस होती थी, अखबारों में इसके बारे में लिखा जाता था, लोगों के बीच में बहस होता था, लोगों के बीच में जगह जगह बातें होती थी। उस समय लुई 16 जो थे राज को खर्चा पूरा करने के लिए बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे नए नए। लुई 16 को लगता था कि राज के खर्चा कैसे पूरे होंगे, तो इसके लिए उन्होंने लोगों पर बहुत सारे टैक्स लगाए थे। इससे क्या हुआ, तो जनता का गुस्सा जो है वह लुई 16 के विरुद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और यही गुस्सा जो है एक तरह से बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक आधार स्तंभ बना। अब हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे तो हम पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि लुई 16 जो है वह कैसे टैक्स बढ़ा दिया था और उन्होंने देखा था कि फ्रांसीसी राजतंत्र जो है वह अपनी मर्जी सारा कुछ कर रहा है। अब पहले फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, फ्रांस का जो सामाजिक प्रवृत्ति बना हुआ था, उसमें था कि राजा अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता था। राजा अपने हिसाब से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकता था। उसके लिए उसको स्टेट जनरल की परमिशन लेनी पड़ती थी। आपको पता है, हमने बताया था कि फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो राजा को किसी भी तरह का टैक्स लगाने से पहले इन स्टेट जनरल की एक मीटिंग करनी पड़ती थी, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसमें तीनों स्टेट के लोग जो थे वह अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। और ये राजा यह निर्णय लेता था कि हमें स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलानी है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना थी कि पिछले लगभग 100 साल से स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। पिछले लगभग 100 सालों से स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। लगभग पिछली मीटिंग जो हुई थी वो 1614 में हुई थी और 1614 से 1789 तक एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी स्टेट जनरल की। अब राजा ने देखा कि हमको नए नए टैक्स लगाने हैं, तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बनाई। अब देखिए, स्टेट जनरल की मीटिंग की सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है कि उसमें होता था क्या कि तीनों स्टेट से जो लोग जाते थे उसमें फर्स्ट स्टेट से 300 आदमी जाते थे, सेकंड स्टेट से भी 300 आदमी जाते थे, जबकि थर्ड स्टेट से, क्योंकि थर्ड स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था तो थर्ड स्टेट से 600 आदमी जाते थे। लेकिन वहाँ पर वोटिंग सिस्टम बड़ा अजीब था। वोटिंग सिस्टम में था क्या कि वहाँ प्रत्येक स्टेट से केवल एक वोट काउंट की जाती थी, यानी फर्स्ट स्टेट के भी एक वोट, सेकंड स्टेट के भी एक वोट और थर्ड स्टेट के भी एक वोट। इसमें होता क्या था, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थी वह राजा के अनुयायियों की थी। फर्स्ट स्टेट में जो पृष्ठ थे उसको बहुत सारा अधिकार मिला हुआ था तो राजा का फेवर था वो। सेकंड स्टेट में नोबल था, वह भी राजा को बहुत ज़्यादा उसको सुविधा मिला हुआ था, प्रिविलेज मिला हुआ था, वह भी राजा के फेवर में था। जबकि थर्ड स्टेट जो था वह केवल राजा के अगेंस्ट था, क्योंकि उन पर बहुत सारा बर्डन किया हुआ था। लेकिन विडम्बना थी कि तीनों स्टेट को केवल एक वोट देने का राइट था। तो होता क्या था, वहाँ पे जनरली मीटिंग जब होती थी तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थे वह राजा के फेवर में वोट दे देते थे, जिससे क्या होता था, तो बहुमत से राजा के फेवर में जो भी नियम था वो पास हो जाता था। तो राजा ने जो स्टेट्स की मीटिंग मिला, यही सोच के मिला कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट हमारे फेवर में है और हम अपने हिसाब से वहाँ पर नए टैक्स लागू करवा देंगे। लेकिन जिस समय स्टेट जनरल की मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा था उस समय लगभग थर्ड स्टेट के लोगों को 40,000 से ज़्यादा लेटर लोगों को मिला, सामान्य लोगों के 40 से ज़्यादा शिकायत का लेटर मिला कि हमें क्या क्या सुधार होने चाहिए। लोगों को 40,000 से ज़्यादा पत्र इन लोगों को थर्ड स्टेट के लोगों को मिला, जिसमें उनकी मांग जो थी, डिमांड जो थी राजा से, उनकी जो शिकायतें थी राजा से, उसमें दिया हुआ था कैसे क्या होना चाहिए। अब स्टेट जनरल में जब मीटिंग हुई तो थर्ड स्टेट वालों ने
डिनाई कर दिया। बोला कि जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई तो वहाँ नियम क्या था कि गोल हॉल में बैठी मीटिंग होती थी, उसमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट आमने सामने बैठते थे और चारों तरफ थर्ड स्टेट के लोग खड़े रहते। थर्ड स्टेट को बैठने के अधिकार नहीं दिया गया, थर्ड स्टेट के लोग चारों तरफ खड़े रहते थे। और जब यह मीटिंग हुई और जिसमें यह रखा गया कि प्रत्येक स्टेट से एक एक वोट दी जाएगी, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। थर्ड स्टेट के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। उनका कहना था कि पर्सन पर वोट होना चाहिए, उनका होना चाहिए। तो उनका कहना था कि जितने आदमी यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं सबके वोट का एक वैल्यू इक्वल वैल्यू होना चाहिए और प्रत्येक वोट का काउंट होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, तो राजा ने इस बात को नहीं माना, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, तो डिनाई कर दिया और सभा से बाहर निकल आए, मीटिंग से बाहर निकल आए। 20 जून को ये जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि थे, यह वर्साई के इंडोर टेनिस स्टेडियम में जमा हुए और उन्होंने राजा के खिलाफ संघर्ष कर दिया और उन्होंने अपने को नेशनल असेंबली घोषित किया। उन्होंने अपने को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और वहाँ पर उन्होंने शपथ ली कि हम लोग ऐसा संविधान तैयार करेंगे जिसमें कि राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया। उनको लगा कि जब तक राजा के अधिकार को सीमित करने वाला संविधान तैयार नहीं होगा, तब तक जो है वह फ्रांस के नए तरीके से फ्रांस का विकास हो नहीं पाएगा। उन्होंने शपथ ली कि जब तक सम्राट के शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाता, तब तक ये असेंबली भंग नहीं की जाएगी। और इस मीटिंग की नेतृत्व जो थे वह 2 आदमी कर रहे थे, जिसका में एक का नाम था मिराबियो, एक का नाम था आवेसिए। इन दोनों ने इस मीटिंग का नेतृत्व किया था। मिराबियो का जन्म जो था वह एक बहुत ही नोबल परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामान्य विशेषाधिकारों का विरोधी था। वह जो था प्रिविलेज का विरोधी था। उनका कहना था कि समाज में इस तरह के प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, जन्म से चूँकि सब बराबर होते हैं, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने वर्साई में जुटी भीड़ पर बहुत ज़्यादा जोरदार भाषण भी दिया था। आवेसिए जो था वह पृष्ठ फैमिली से आता था, वह एक पृष्ठ फैमिली से आता था, यानी वो भी फर्स्ट स्टेट से आता था। लेकिन उसने एक बहुत ही अच्छा बुक लिखा था, एक बहुत ज़्यादा थिंक लिखा था, जिसमें तीसरा स्टेट क्या है पर लिखा था। और वह भी तीसरे स्टेट के बहुत बड़े जो थे मतलब सपोर्टर थे। उनका कहना था किसी भी तरह की सुविधा स्टेट के आधार पर नहीं होना चाहिए। जिस वक्त नेशनल असेंबली में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में व्यस्त था, उसमें पूरा फ्रांस के लोग जो थे वह आंदोलन पर उतारे हो रहे थे। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाने के कारण क्या हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान हो गया था। सामान के दाम, पाव रोटी के दाम इतने ज़्यादा हो गए थे कि आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक जो थे इसका फ़ायदा उठाने में जमाखोरी में व्यस्त थे। जो बेकरी मालिक थे, जो दुकानदार थे, वो क्या कर रहे थे, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए उसको क्या कर रहे थे, तो जमा कर रहे थे, जमाखोरी में व्यस्त थे। लोग लंबा लाइन दुकानों के आगे, इस तरह के बेकरी की दुकानों के लंबे लाइन लगे होते, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी लाइन लगे होते थे। लोगों को सामान मिल नहीं पा रहा था। इससे क्या हुआ, लोग एनवायड होकर दुकानों को लूटने लगे। इससे क्या हुआ, लोग एनवायड होकर दुकानों को लूटने लगे। इससे राजा जो है बहुत गुस्सा हुआ और राजा ने क्या किया, तो सेना बुला लिया। राजा ने सेना को बुला लिया। इससे भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने क्या किया, तो ब्रेस्टिल पर धावा बोल के 14 जुलाई को ब्रेस्टिल पर धावा बोल के उन्होंने ब्रेस्टिल को पतन कर दिया। और जिसको कि हम क्लास के चैप्टर के शुरू में ही पढ़े हैं कि कैसे 14 जुलाई को लोगों ने 7,000 लोगों की भीड़ ने ब्रेस्टिल का पतन कर दिया था। देहाती एरिया में, रूरल एरिया में यह बहुत ज़्यादा इस तरह का मतलब हवा फैल गया है कि बड़े बड़े ज़मींदारों ने, मालिकों ने क्या किया है, तो डकैत लुटेरों को बुला लिया है जो फसलों को तबाह करने के लिए आए। बहुत सारे किसान जो है भय के मारे जो है, किसानों ने क्या किया, कुदालों से, बेल्चों से लेकर के किलों पर आक्रमण कर दिया। ज़मींदारों को घर लूटने लगे, भंडारों को लूट लिया। बहुत सारे ज़मींदार जो है वह अपना घर छोड़ के भाग गए, शहर से निकल गए। अंत में राजा जो है अपने विद्रोह को दबाने के लिए लुईस XVI ने क्या किया, नेशनल असेंबली की मान्यता दे दी। अंत में राजा ने विद्रोह प्रजा की शक्ति को अनुमान करके, लोगों के पावर को दरकिनार करके राजा ने क्या किया, तो नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया। और इस तरह से संविधान पर जो है संविधान ने राजा के अधिकारों पर अंकुश लग गया। 4 अगस्त 1789 को रात में असेंबली ने लोगों के जो है सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया कि लोगों का डिस्पोटिक अधिकार जो है वह खत्म हो गया है। पादरी वर्ग को उनको विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए कहा गया, विवश कर दिया गया कि पादरी लोग जो है अपने प्रिविलेज को छोड़े। धार्मिक कर जो था उसको समाप्त कर दिया गया। जिस तरह चर्च के जो अंदर जो ज़मीन थी उसको जब्त कर लिया गया। और इस तरह कम से कम 20 अरब से ज़्यादा संपत्ति जो है वह सरकार के हाथ में आ गई। चलिए आज हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल हम आगे आपको इस चैप्टर का इससे आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।